नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार साकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जेड के बच्चों के लिए इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि आज आपके काउंसलिंग स्टार्ट की डेट आ चुकी है। और बहुत से बच्चों के जैसे ये आप लोगों ने न्यूज़ सुनी तो जैसे जैसे फ़ोन आ रहे हैं कि सर इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो मैंने ऐसा सोचा है कि एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए होते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपके पीछे यहाँ पे जो आपको इस पूरा का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा है, ये जो है जेड की ऑफिशियल साइट है, उस पर भी आप जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन क्या है कि डाउनलोड करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स वगैरह भी परेशान रहते हैं अपने बच्चों की काउंसलिंग को लेके। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर आप काउंसलिंग करवाने में थोड़ी आप देखते हो, तो अभी थोड़ा ध्यान रखना कि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी हैं वो क्या करेंगे कि आपको अभी आप लोगों के जैसे काउंसलिंग करवाते तो काउंसलिंग करवाने के लिए कोई मतलब एकदम जिसको पता हो उसको पूछ के, है ना, उसको पूछ के आप लोग काउंसलिंग कराओ तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आपके लिए रहेगा। क्योंकि होता ये है कि अभी अभी जैसे आप काउंसलिंग के लिए जयपुर डालते तो जयपुर की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उनका नाम ऊपर ऊपर शो करता है और अपने को लगता है कि ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी यही है। लेकिन बाद में अपने को पता लगता है यार मेरे नंबर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी कैसे मिल गई, मेरे से कम नंबर वाला गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे चला गया। ये बड़े सवाल होते हैं जब अपना सिलेक्शन कहीं और हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये वीडियो बहुत आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो साकार का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नॉर्मली जो है अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सिंपल है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि सर क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन एक एक चीज़ को हिंदी में डिक्लेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखें जरा, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो उसको काउंसलिंग में यूज लेने हैं, या फिर जब उसको काउंसलिंग होने के पश्चात जब कॉलेज उसको अलॉट हो जाएगा तब वो क्या होगा, साथी जो है अपनी कॉलेज लेने के लिए आप लोगों के कहाँ जाएगा, उस कॉलेज के अंदर जाएगा। तो उसकी रिपोर्टिंग टाइमिंग भी अपने आ रखी है, जिसके अंदर अपने को सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अपने को एक साथ लेके जाने पड़ते हैं। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेकेंडरी जो मार्कशीट है, यानी कि ये बात कर रहा है 10वीं की जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। आप बोलोगे सर फोटोकॉपी नहीं, रियल जो आपकी मार्कशीट है, ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। सर मैं स्कूल में पढ़ी अभी तक सर लेके नहीं आया, तो भैया आप लेके आ जाओ, अब उसकी जो है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर एक केस, उसके साथ में सर्टिफिकेट कुछ स्पेशल नहीं है, आपको 10वीं की मार्कशीट का ही ध्यान रखना है कि 10वीं की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। फिर सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपके पास में 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। ये किन के लिए बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जो आप लोगों के लिए बीएससी के लिए जो अप्लाई करेंगे। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करता हूँ, कोई बच्चा एमएससी का है या फिर पीएचडी का है, हालांकि एमएससी पीएचडी की जो है वो एडवांस लेवल में चल रहा है तो उन लोगों ने अपना काम करवा भी दिया होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप एमएससी करके बैठे हो तो आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या पीडीसी वगैरह जो भी है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप पीएचडी करके बैठे हो तो आप लोगों के पास में पीडीसी होनी चाहिए, किसकी, एमएससी की, तब आप पीएचडी के अंदर एडमिशन इजीली ले सकते हो। उसके बाद में अगर मैं बात कर सकता हूँ, ये आपके जो मार्कशीट है उसका आपके पास होनी चाहिए। ये यूजी और पीजी वालों के लिए बात कर रहे हैं, उसमें अपने को पता होना चाहिए। तो अपने पास में मार्कशीट जो है वो आ गई, 10वीं 12वीं की मार्कशीटें अपने पास आ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, उसके लिए जो एसटी हैं, एससी हैं, उनको अपने को ध्यान रख लेना है कि भैया एसटी और एससी का तो कितना भी पुराना होगा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इनकी अगर अपन बात करते हैं, ओबीसी के अंदर काफ़ी कास्टें आती है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। एमबीसी जैसे कि गुज्जर हो गए, देवासी वगैरह हो गए, ये आप लोगों के इसमें आ जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो स्वर्णिम कास्ट हैं, जिनके पास में अपना सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, उनके लिए स्पेशल निर्देश है कि आपके पास में ये जो है ये आपका 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 महीने से अगर आपका 1 साल से अगर पुराना है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आप लोग जो हैं इसको क्लियर करवा लें, ये बड़ी बात है, इसको आप लोग सुन लें। ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस जितने भी साथी हैं सारे के सारे, ओबीसी के अंदर बहुत सी कास्टें आती हैं, लोहार, कुमार, सुनार, चौधरी वगैरह सारे के सारे इसी में आते हैं।
तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जांगीड़ वांगीड़ सब इसी में आते हैं ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नंबर 1 केस मार्जिनल सर्टिफिकेट, ये आपको स्कूल से मिल गया होगा, और ट्रांसफर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में अगर बात करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिफेंस कोटा है, या फिर आप लोग के पास में अगर आप डिफेंस कोटे के अंदर आते हो, आप लोगों के पापा मान के चलो कि पुलिस के अंदर हैं, बीएसएफ में हैं, या फिर इंडियन आर्मी के अंदर हैं, जो आपने जब सर्टिफिकेट लगाया था, सर्टिफिकेट के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कोई ऑन ड्यूटी जो है छोड़ के आ जाते हैं, या फिर अभी जो है सेना में है, या फिर शहीद हो गए हैं, या फिर युद्ध के अंदर उन लोगों के कोई डैमेज होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया है, इस प्रकार के रहते हैं। तो वो अपने पास में सारे के सारे जो आप लोगों ने लगा रखा है क्राइटेरिया, वो आपके पास में होना चाहिए, ये अपलोड होगा, इस बात का आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में पीएच, जो आपके फिजिकली हैंडीकैप हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास पीएच कैटेगरी के अंदर आप आते हो, तो मोर देन 40% से ऊपर, काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जो हैं बॉडी का कोई भी पार्ट है, अगर वो 40% से कम है वो भी अप्लाई कर देते हैं, तो उनको काफ़ी ना काफ़ी नुकसान होने वाला है साथियों। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोगों के पास में मोर देन 40% वाला, जो 42% वाला सर्टिफिकेट आता है, वो आपको ले जाना है। इस चीज़ का अपने आप को ध्यान रखना। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास में डेट ऑफ बर्थ वाला या फिर डीओबी अब आपके सर्टिफिकेट है बर्थ या जन्म वाला, तो ठीक है, नहीं तो आपका जो 10वीं वाली मार्कशीट है उस पर भी काम चल सकता है। इस बात का अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। नीचे अपने को पता होना चाहिए कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, सर ये क्या है? देखो, ये आप लोगों को इन्होंने बता रखा है कि जो जेट की 2024 की साइट है उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर अपने को फॉर्मेलिटीज, अपना नाम वगैरह लिख के वो जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो ये अपने को बाहर से कहीं बनवाने की आवश्यकता नहीं है, ये पोर्टल के ऊपर ही अवेलेबल है। अपने को डाउनलोड करके वापस भर के अपलोड करना है। क्या ये बात पल्ले पड़ी? तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो जेट की तैयारी कर रहे थे, अब की बार जेट का जो है आप लोगों के आ चुका है, काउंसलिंग का टाइम आ चुका है। तो 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट का सर्टिफिकेट, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपका 1 साल से पुराना है तो आप इसको रिन्यू करा के बहुत जल्दी से वापस सही कर सकते हो। मार्जिनल सर्टिफिकेट आपको वहां से मिल जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट में ज़्यादा लोड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आपका डिफेंस कोटा है, तो आप लोग आराम से उसको तैयार करके अपने पास में रख लें। उसके साथ साथ में आप पीएच कैटेगरी के अंदर आते हो, शारीरिक आपकी कोई समस्या है या दिक्कत है, बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज है, उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट है। मोर देन 40% से अबाउ का ही होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपके पास में 10वीं की मार्कशीट में आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें देख लेंगे, और ये सर्टिफिकेट आपको जेट के पोर्टल पे मिल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट, ये सर क्या है? जैसे कि कोई मेरा भाई है, उसने 2023 के अंदर या 22 के अंदर या फिर हो सकता है 21 के अंदर किसी ना किसी कारणवश मान के चलो कि उसका जेट में सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने लॉन्ग ईयर में तैयारी की या लॉन्ग टर्म 12 महीने सेल्फ भी तैयारी वो कर सकता है। उसने तैयारी की, अब 2024 के अंदर उनका एडमिशन चल रहा है, तो हो सकता है कि इसके बीच में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप आ सकता है। उन लोगों को ही ये गैप सर्टिफिकेट बनाना है। जिन भाइयों ने इस साल 12वीं पास करी है उनको कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अभी मार्च में पास हुए हैं, जून में पेपर लगा है, अब इसका रिजल्ट आ रहा है, तो आपने कोई गैप नहीं छोड़ा है, तो गैप सर्टिफिकेट नहीं बनाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर ये गैप सर्टिफिकेट मिलता कहाँ पे है? बड़ी बात हो गई। गैप सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोग जाते हो कोर्ट के आसपास, जो वकील वगैरह बैठे होते हैं, जो नोटरी करते हैं, आप लोग वहाँ जाइए, 50-100 रुपये आपसे लेगा वो, उसमें लिख देगा कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। तहसील में आप जाइए, तहसील के अंदर सारा का सारा काम 100% हो जाएगा। वहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, किस कारण से, तो आपको बताना है कि मैंने जो है कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए जो है 2 दिन की, 4 दिन की, या सॉरी 1 साल की, 2 साल का जो है मैंने बीच में गैप छोड़ रखा है, तो मैंने उसमें तैयारी की थी। वो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी की पूरी, आप लोग आराम से इसको कर सकते हो। उसके बाद में प्रूफ ऑफ डोमिनिकल, जैसे अपने क्राइटेरिया, जैसे कहने का मतलब जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो अपने को पता होना चाहिए। ये जो है ये मूल निवास प्रमाण पत्र की ही बात कर रहा है ना? तो मूल निवास प्रमाण पत्र अपने पास आ जाना चाहिए। इस बात का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड या फिर गवर्नमेंट की कोई भी आपकी आईडी भी चल सकती है, पर पर्सनली सबके पास में आधार कार्ड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरटेकिंग या रैगिंग, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये कॉलेज के अंदर मिलेगा, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 फोटो पासपोर्ट साइज सेम अपलोड, वो एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपके फोटो आपने अपलोड करवाई थी, वो अपने को देखना है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। 4 की जगह आप
थोड़े ज़्यादा ही फोटो रख लो तो भी अच्छी बात है, क्यों कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट लेटर, फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग, कैंडिडेट कॉपी। अब कहने का मतलब है आपने काउंसलिंग करवा दी, काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो कॉलेज में जाओगे तो आप लोगों को कौन सी कॉलेज के लिए सीट अलॉटमेंट हुई है उसके लिए जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसकी आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रखनी होगी। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कैंडिडेट, अगर आपके पास पुराना आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखा था, मतलब जिसमें एग्जाम लगी थी उससे पहले जब आपने फॉर्म भरे थे, उसके आपके पास में एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो कैंडिडेट लॉगिन करके वापस डाउनलोड कर सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एडमिट कार्ड जो आपका आया था, है ना, प्रवेश पत्र, उसका आप लोगों के पास में होनी चाहिए कॉपी। आपका स्कोर कार्ड है उसकी आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर कहाँ मिलता है? आपको स्कूल वालों ने दे दिया होगा, या फिर आप लोगों के पास में अगर आप कॉलेज वगैरह में पढ़ रहे हो, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट वगैरह कॉलेज में पहले चले गए, फिर उनको पता लगा कि वापस जेड की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे कॉलेज वाले भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। क्या ये बात पल्ले पड़ी? उसके बाद में आप लोगों के पास में एक्चुअली में वो मोबाइल फोन चालू होना चाहिए जिसपे आपकी ओटीपी बहुत इजीली आ जाती है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसके ऊपर ओटीपी आ जाए वो सिम आपके पास होनी चाहिए। ये जो है ताकि आपकी प्रोसेसिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से चल सके। ये आपके जो है टोटली जो सिलेबस ये आपके जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं उसके बारे में मैंने मोटे मोटे तौर पे चर्चाएं कर ली हैं। अगर बोले कि सर मेरे को तो पता ही नहीं लगा कि क्या क्या लेके जाना है, तो उस लोगों के लिए मैं आराम से एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौन कौन से अपने को डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लियर हुआ क्या? चलिए, व्हाइट बोर्ड है, जिसको भी लिखना है वो तो लिख सकता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस चीज का ध्यान रखें। 1 नंबर, 2 नंबर, 10th की मार्कशीट लिख लें, काम आ सकती है, भागने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 12th की मार्कशीट, ठीक है। उसके साथ साथ में आप लोगों के पास में जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, चरित्र प्रमाण पत्र अपन बोलते हैं, और माइग्रेशन टीसीओ, ये अपने पास में स्कूल से अपने को ये मिल जाएगा, इसकी अपने को ध्यान रख लेना है। अब बात करता हूं नंबर 3, आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र अलग होता है, ये ध्यान रखें। जाति प्रमाण पत्र जो जनरल के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग ध्यान रखें कि भैया आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, लेकिन जनरल के अंदर भी ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनका तो बनेगा भैया। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी एंड ओबीसी ये 1 साल से पुराना नहीं हो, ध्यान रखें, 1 साल से ये पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। बाकी सर एसटी हैं, इनका अगर एक बार बना हुआ है वो चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 1 केस। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, 4 नंबर हो गए, आपका आधार अपने पास में होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। नंबर 5 में वो आपके पास में सिम होनी चाहिए। ये तो नॉर्मली जो है सिम आपकी रहेगी, जो आप फोन पे ओटीपी वगैरह आते रहते हैं अगर ये कुछ अपडेट करते हैं तो। और सर क्या अपने पास होना चाहिए, आपका जो स्कोर कार्ड है वो उसकी फोटोकॉपी, आपका जो एप्लीकेशन जो आपने भरा है अगर आपके पास कहीं खो गई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस नहीं बना सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपको जो अलॉटमेंट हुई है, अलॉटमेंट कॉलेज हुई है, उसका आपके पास में लेटर होना चाहिए। ये जो है नॉर्मली जो है अपने पास में होना चाहिए। अब सर मेरे को काउंसलिंग करवाने में दिक्कत आ रही है, मैं कैसे सर काउंसलिंग कराऊं? तो आप लोग जो है हम एक वीडियो और भी चढ़ा देंगे, उसके साथ साथ में आप लोग अपनी कोचिंग साकार एग्री इंस्टीट्यूट पे संपर्क कर सकते हो। 96 94 57 58 53, ये डीपी सर के नंबर हैं और ये मेरे नंबर है 7073837582। ये दोनों नंबर हैं, इसके ऊपर हम आपके हेल्प करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। सर मेरे को काउंसलिंग कैसे करवानी है उसके लिए एक वीडियो में अपन क्रिएट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। कहाँ की कितनी फीस है वो भी अपने को पता लगेगा। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में सर कितना अंतर आता है वो भी फर्क अपने को वीडियो अपने को एक मिल जाएगा वीडियो। उसके साथ में सर पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट क्या है उसके ऊपर भी आपको जानकारी दी जाएगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि भैया ये डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, नंबर 1 चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन,
मूल निवास प्रमाण पत्र एक अपने और नहीं लिखा, गैप सर्टिफिकेट। अगर किसी ने गैप छोड़ा है तो उसके लिए गैप लगेगा, गैप सर्टिफिकेट। जो आपने बीच में 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का जो भी गैप लिया है वो अपने को मिल जाएगा। नंबर 1 केस ये अपने पास में सारा का सारा आ गया है। चलिए, मैंने पीछे ही बताया था, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब और उसके साथ साथ में टेलीग्राम के ऊपर जो पुरानी जो PDF वगैरह थी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है भैया। चलिए, आपकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, ये अच्छी बात है। आपकी काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट हो रही है, इसके बारे में बहुत से विद्यार्थी लेके असमंजस स्थिति में हैं। उसके बारे में मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूं कि किस प्रकार से ये काम करेगा, इसके लिए अपने को पता होना चाहिए। यस वन, यस, ये जेड जो है इसने आज ही अनाउंसमेंट किया है। आज आपके 8 तारीख की है, 8 तारीख को ही अनाउंसमेंट हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखें, मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग जो प्रक्रिया है उसके अंदर आपको पता है कि जेड की काउंसलिंग इतनी लेट हो रही है क्योंकि वो एक आपकी OMR सीट कोटाखंड से गायब हो गई थी। यहाँ पे है आपके आज ही काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। भरने की प्रारंभ तिथि कौन सी है, 8/8/2024। आज ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद में आप लोगों के इसमें पैसे भी लगते हैं। सर कितने पैसे लगते हैं, 5,000 रुपये लगते हैं, है ना, 5,000 रुपये लगते हैं। और भी अगर अपडेट हुआ पैसे हर साल 5,000 भी लगते हैं। अब की बार अगर एक्स्ट्रा लगे तो अलग बात है, लेकिन हर साल 5 है, अब की बार भी 5 रहेंगे। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि कब है, आप लोग रात को 12 बजे तक, 13 तारीख तक रात को 12 बजे तक आप लोग जो है इसका लास्ट में काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, पैसे कटा सकते हो। नंबर 1, प्रथम अस्थायी आवंटन अभ्यर्थियों के लॉगिन में प्रदर्शन। कहने का मतलब है आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है कॉलेज के आवंटन की वो 21 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगी। उसके साथ में जैसे मेरे को कोई कॉलेज मिल जाता है, अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं तो मैं एफर्ट लगा सकता हूं। एफर्ट लगाने के बाद में मेरे को उससे ऊपर वाली जो कॉलेज है वो मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप लोग जो है एफर्ट लगाने की या एक्सेप्ट करने की, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कॉलेज मान लो जोधपुर मिल गया और मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे को जोधपुर मिले, तो मैं एफर्ट नहीं लगाऊंगा। एफर्ट नहीं लगाऊंगा तो मेरे को कॉलेज तो वही मिलेगी। अब अगर वही मेरे को कॉलेज मिलेगी तो सीधी सी बात है मेरे एक्सेप्ट ही होगी सीधी। जब मैंने एफर्ट लगाई मेरे एक्सेप्ट ही होगी सीधी, मेरे को पता है कि ये मेरे को मिलने वाली है। तो आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा कराने या ऊपर की और मूल्यांकन के लिए अनुरोध जमा करवाने की ऑनलाइन जो आपका रहेगा वो रहेगा 21 से लेके 24 तारीख तक। कहने का मतलब है आपको लगता है कि मुझे जोधपुर कॉलेज मिला है और मुझे जयपुर मिल सकता है। भाई हो सकता है कि कोई ऊपर वाला बच्चा छोड़ के जा रहा है तो ऊपर की सीटें खाली हो रही है, या फिर कोई बच्चा जो है उसके अंदर भाग नहीं ले रहा है, काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं ले रहा है, इस प्रकार से आपको लग रहा है। तो आप लोग जो है 24 तारीख तक इसके 800 से लेके 900 रुपए अलग से आपके लगते हैं। 5,000 तो पहले लग गए, 800 से लेके 900 रुपए अलग से लगते हैं और ये अफर्ड होता है, इसके अंदर आप लगा सकते हो। ये भी ऑनलाइन ही लगेगा। अगर आप लोगों ने एफर्ट नहीं लगाया, जो आपको कॉलेज मिला है वो आपके पास रह जाएगा और आपको उसी के बाद में चलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, ये फिक्स है। उसके बाद में आपकी सेकेंड जो लिस्ट है द्वितीय अस्थायी आवंटन अभ्यर्थियों के लिए लॉगिन प्रदर्शन, ये आपके 29 तारीख को आ जाएगा। 29 तारीख को आपकी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मुझे एफर्ट लगाने चाहिए तो आप फिर एफर्ट लगा सकते हो। कब लगा सकते हो, 29 तारीख से लेके 1 तारीख रात 12 बजे तक वापिस आप लोगों के 800 से लेके 900 रुपए लगने की संभावना। और उसके बाद में तृतीय अस्थायी आवंटन अभ्यर्थी लॉगिन, तीसरी जो सूची है, थर्ड लिस्ट है, वो आपके 4 तारीख को आएगी। 4 तारीख को आने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि मुझे एफर्ट लगानी चाहिए तो आप लोगों के पास में एफर्ट वाला कोई ऑप्शन शायद नहीं अब इन लोगों ने दिया है। आवंटन स्वीकार करने या शुल्क जमा करवाने की फिर एफर्ट लग ही नहीं सकती क्योंकि चौथी लिस्ट अपने पास में नहीं आने वाली है। या तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आवंटन स्वीकार करने एवं शुल्क जमा करवाने की तिथि लास्ट में हमारे पास 6 तारीख को रहेगी। 6 तारीख को अगर आप अपने पैसे जमा नहीं करवाते हो तो भैया आप लोगों के जो हैं वो काउंसलिंग के अंदर आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेजों के साथ में रिपोर्टिंग। जैसे ही मुझे कॉलेज जोधपुर मिल गया तो मेरे को आने वाली 9 तारीख एवं 10 तारीख को मुझे जो है संबंधित कॉलेज, जो आपको कॉलेज मिला है वहां पे या तो आपको कॉल आ जाएगा या आपको लेटर मिल जाएगा। शाम को 5 बजे तक आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाना है। अगर आप यहां पे या तो आपको 9 को जाना पड़ेगा
या आपको 10 को जाना पड़ेगा। वो तो डिपेंड करता है कि आपका नंबर कब आ रहा है। अगर आप लोग 10 तारीख तक 5 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो तो भैया आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस बात का आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखें। उसके बाद में मुख्य काउंसलिंग होने के बाद अगर यदि सीटें खाली रहती हैं तो आगे की समय सारणी बाद में जारी की जाएगी, उसे बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग। अगर अपने काउंसलिंग के अंदर अगर सारी की सारी सीटें नहीं भरी गई तो उसके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने हो भी सकता है पूरी भर जाए तो स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगी। अगर स्पॉट काउंसलिंग होगी, हर साल होती है, अगर सीटें खाली रहती है तो आप उसके बाद में आपके पास में समय सारणी को दे दिया जाएगा। ये आप लोगों के पास में ऑफिशियली नोट है, प्रेस नोट, आप उसको चिंता करने वाली आवश्यकता नहीं है। अब सर मेरे तो नंबर अच्छे नहीं आ रहे, मेरे तो सर कम नंबर आ रहे हैं, क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए? तो मैं ऐसा कहता हूं कि अगर किसी की 150 नंबर के आसपास भी है, 140 भी है, वो जो है काउंसलिंग में हिस्सा ले सकता है ना। काउंसलिंग में हिस्सा लेने के बाद में उसको जो है अगर कॉलेज बाई केस मिल जाता है तो वो लकी पर्सन है, उसको एक अलग केस है। अगर उसको काउंसलिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रख लेना है कि अपने जो काउंसलिंग के अंदर जो 5,000 रुपये कटे थे वो अपने को कॉलेज महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद रिफंड करेगी और अपने को जिस आप रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके ऊपर आपको वापस मैसेज के माध्यम से बता भी दिया जाएगा और उसके लिए वो लिस्ट भी अपलोड कर देंगे कौन से अकाउंट में हमने वापस पैसे जमा कर दिए हैं। 5,000 रुपये काउंसलिंग के लगने हैं। 5,000 के 5,000 आपके काउंसलिंग के अगर आपको कॉलेज आवंटन नहीं होता है तो आप लोगों के वो नहीं लेगी, आपके कॉलेज के पैसे आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। नंबर 1 केस। सर दूसरा केस कि मेरे को तो सर नंबर तो कम आ रहे हैं, मैं अब काउंसलिंग कितने नंबर आने में, मैंने बोल ही दिया कि लगभग 150 के आसपास है तो आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। पेमेंट सीट क्या होती है, नॉर्मल सीट क्या होती है? सर मेरे पापा बहुत अमीर हैं, पापा लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्या सर मुझे राजस्थान का टॉप कॉलेज मिल सकता है क्या? ना मुना, तेरे को नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सर? उसके लिए रीज़न देख, जैसे कि कोई बच्चा है वो उदयपुर का रहने वाला है या फिर उदयपुर के पास में चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है, उसके 350 नंबर आए हैं, 350 नंबर मान के चलो आ गए उसके, और उसका एक साथी और है उसके 320 नंबर ही आए हैं। 350 वाले ने भी काउंसलिंग करवाई, 320 वाले ने भी काउंसलिंग कराई, लेकिन 350 वाले को आराम से राजस्थान का टॉप कॉलेज RCE कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर मिल गया। लेकिन उसका मित्र, उसका साथी वो भी चित्तौड़गढ़ का ही है, उसका साथी जो है उसको 320 पे नंबर सेकंड जयपुर मिल रहा था, बीकानेर मिल रहा था, कोटा मिल रहा था, जोधपुर मिल रहा था, आराम से मिल रहा था। लेकिन उस बच्चे को या उसके पेरेंट्स या फिर उसकी कंडीशन है कि मैं तो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ, मेरे उदयपुर पास में पड़ता है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, तो वो पेमेंट शीट को भी अप्लाई कर सकता है। पेमेंट के लिए उनकी फीसें अलग से होती हैं, किसी की 50,000 होती है, किसी की 40,000 होती है, अलग से आपकी फीस लगती है। तो सर जिनके 200 नंबर आए हैं सर वो भी उदयपुर लेना चाहते हैं, वो भी चित्तौड़गढ़ का है, तो नहीं मना। तेरे नंबर 200 हैं तो मतलब 10, 20 या 25 नंबर का फर्क आता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आता है। आप ऐसा ना सोचो कि मेरे 200 नंबर हैं, 150 नंबर है या मान लो 100 ही नंबर है, आप कह रहे हो सर मेरे को तो पेमेंट शीट दिला दो, वो संभव नहीं है। वो संभव किन के लिए? जिनके अच्छे नंबर आए हैं और वो चाहते हैं कि मैं यार यहाँ पढ़ूँ। हर किसी का सपना होता है कि मैं उदयपुर पढ़ूँ, लेकिन हर जगह पेमेंट शीटें भी तो नहीं है, कुछ कुछ जगह पेमेंट सीटें हैं, उसके लिए लिस्ट आई पड़ी है। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाने वाला हूं। तो ऐसा बिल्कुल कतई ना सोचो कि पैसे देके पेमेंट सीट ली जाती है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, अब आप चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पर दूसरा केस ये भी हो सकता है, अब आपको लग रहा है कि 150 नंबर है यार, 150 नंबर पे तो कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो एक अपन रिस्क ले लेते हैं कि चलो पेमेंट सीट ही लगा देते हैं, है ना। पेमेंट सीट लगा देते हैं यार, नॉर्मल नहीं मिली, 150 पे अगर नॉर्मल नहीं मिली, मान लो कट ऑफ 160 चली गई, अपन 10 नंबर पीछे रह गए, तो अपन जो है उसकी जगह पेमेंट शीट लगा सकते हैं। तो पेमेंट शीट में 10, 20, 25, 30 नंबर का गैप रह जाता है, तो उस भाई को जो है पेमेंट शीट में कहीं ना कहीं सीट आवंटन हो सकती है। ये 2 केस ही है, बाकी आप ऐसा कभी भी नहीं सोचे, ना पेरेंट्स सोचे ना बच्चे सोचें कि हमारे को तो पैसे हम लगा देंगे सर, हम 1 साल हमारे बच्चे का खराब नहीं करना चाहते। सर आप 50 की बात कर रहे हो, हम सर 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, हम 60,000 देने को कॉलेज को तैयार है। नहीं भाई साहब, वो आपका एडमिशन नहीं लेगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने जो जानकारी आपको दी है वो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका भाई आपके साथ में है, आप चिंता ना करें, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, नो टेंशन, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। इस चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। ये मेरे पर्सनली नंबर है, आप लोग इस पर कॉल
कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।